चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। स्टडी एंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो बुक है कक्षा 7 की, उसका चैप्टर नंबर 6 है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण प्रदेश। इससे पहले हमने इसके 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप वो चैप्टर देख सकते हैं। और कक्षा 6 के हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी से संबंधित संपूर्ण चैप्टर इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए उपलब्ध करवा दिए हैं। कक्षा 7 में हमने पॉलिटिकल के सभी चैप्टर कर दिए हैं एक ही वीडियो में, और ये ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है और इसके बाद में एक चैप्टर और इसमें बचेगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। शुरू कर रहे हैं आज का अपना पहला बिंदु। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क एवं मकर रेखा के मध्य अर्थात भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ में 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के मध्य का जो भाग है वो भूमध्य रेखा कहलाता है। ये कर्क रेखा ऊपर की रेखा, मकर रेखा नीचे की, और बीच में है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इस 20 डिग्री वाले भाग को 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, इस 20 डिग्री वाले भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। अमेजन नदी जो है वो इसी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर ही गुजरती है। इसको भी हम चित्र के माध्यम से आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले हम अगला बिंदु देख लेते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है, कि कोई नदी किसी अन्य नदी के पानी में मिल जाती है, तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं, एस्चुरी उसको कहते हैं। कई नदियाँ मिलकर बेसिन या फिर जल संग्रहण क्षेत्र का निर्माण करती हैं। कि कई नदियाँ मिल जाती हैं और वो बेसिन बनाती है, या फिर उसको हम जल संग्रहण क्षेत्र भी बोलते हैं। अमेजन बेसिन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन माना जाता है। यह है ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला से अपवाहित होती है। कौन सी ये अमेजन नदी कौन कौन से देशों से प्रवाहित होती है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इन जगहों से होकर ये नदी गुजरती है। अगला बिंदु है भूमध्य रेखीय प्रदेश में गर्म व नम जलवायु रहती है। तो ये जो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है इसमें गर्म और नम जलवायु पाई जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, प्रतिदिन वर्षा होती रहती है। अगला बिंदु हम देखें, इन प्रदेशों में सघन वनों की पत्तियों व शाखाओं से एक प्रकार की छत सी बन जाती है। जिस प्रकार घरों के ऊपर छत होती है, उसी प्रकार यहाँ के जो वन हैं उनकी टहनियों से और पत्तियों से एक प्रकार की छत सी बन जाती है। कहाँ की बात हो रही है, अमेजन बेसिन की। और सूर्य का प्रकाश जो है वो धरातल पर नहीं पहुँच पाता, क्योंकि पत्तियाँ उस सूर्य के प्रकाश को ढक लेती हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे पौधे उत्पन्न होते हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग परिवेश में रहने वाले लोगों के वेशभूषा और उनका रहन सहन, सभी के चित्र यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग वेशभूषाएं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चित्र देख रहे हैं। ये इसका दक्षिणी भाग है, और दक्षिण भाग की ये डिग्री है, और ये पूर्वी भाग की डिग्री है, और ये पश्चिमी भाग की डिग्री है। यहाँ अटलांटिक महासागर आप देख सकते हैं। यहीं पर हम अमेजन बेसिन देखेंगे। फिर देखें इसी महाद्वीप में हमने कहा था कर्क और मकर रेखा के मध्य, तो ये मकर रेखा गुजर रही है। बोलिविया, चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सभी देश इसी महाद्वीप में स्थित हैं। फिर हम बात करें दक्षिण अमेरिका, ये महाद्वीप है, और इसमें हम देखें तो ये अमेजन बेसिन वाला ये भाग है जो हमें ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर कई नदियाँ मिलकर मोहने का निर्माण करती हैं। तो आप देख सकते हो ये अलग अलग जो नदियाँ हैं ये यहाँ पर इसमें मिलती हैं। ये अमेजन नदी है और ये इस पूरे भाग को अमेजन बेसिन कहा जाता है। ये पेरू है, ये ब्राज़ील देश है और यहाँ कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सभी देश इसी महाद्वीप में स्थित हैं। ये 0 डिग्री वाला भाग है भूमध्य रेखीय प्रदेश और इसके 10 डिग्री उत्तर में 10 डिग्री दक्षिण में ये वो स्थिति हमने बताई थी। तो यही वो स्थिति है जहाँ पर अमेजन बेसिन स्थित है। इस चित्र में आप अमेजन वन देख सकते हैं जो अपने पत्तियों और शाखाओं से एक छत सी बना लेते हैं। तो ये वो अमेजन वन है। अगला बिंदु है इस क्षेत्र में टूकन, गुंजन, मकाओ, टैपिर, सरीसृप, अजगर, मगरमच्छ, एनाकोंडा एवं बोआ जैसे जीव जंतु रहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो अमेजन वाला भाग है वहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं ये इसमें बताया गया है। अगला बिंदु है यहाँ के लोग टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। तो ये जो फल फ्रूट हैं इनकी एक खेती करते हैं और इनका जो मुख्य आहार है वो मेनियोक माना जाता है, जिसको स्थानीय भाषा में कसावा भी कहते हैं। यह है आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। तो ये ज़मीन के अंदर उत्पन्न होने वाला आहार है। कॉफ़ी व मक्का जैसी नकदी फसलें भी इस भाग में पैदा की जाती हैं। अगला बिंदु है कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति जो है इसमें किसान क्या करते हैं, पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटते हैं और उसके बाद में उसको जला देते हैं। जलाने के बाद जो राख बचती है उसको ये अपने खेतों में फैला देते हैं, जिससे इनकी जो कृषि है वो खेती करने योग्य हो जाती है। अगला बिंदु है यहाँ के लोगों के बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों को मलोका कहा जाता है। पता चल गया मलोका क्या होता है। 1970 को इस बेसिन में ट्रांस महामार्ग बना था जिससे आवागमन संभव हुआ था। यहाँ धीरे धीरे वर्षा वनों का अभाव होता गया, जिससे मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो धीरे धीरे पर क्या हो गई, बह गई और भूमि क्या हो गई, बंजर हो गई। क्योंकि जो उपजाऊ मिट्टी थी वो ऊपर उसकी परत होती है और वनों का अभाव होने से आंधी के कारण वो मिट्टी उड़कर दूसरी जगह चली जाती है और वो भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता। यहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं ये टुकन पक्षी का चित्र है जो हमने अभी बात की थी। ये जो चित्र देख रहे हैं ये टेपिर नामक जानवर का है जो इस प्रकार देखने पर हमें दिखाई देता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारी धरती पर धीरे धीरे वनों का विनाश होता गया और अपनी जो उर्वरा भूमि थी वो बंजर में बदलती चली गई। तो पहले हम देखें कितने भाग पर कितने अधिक वन हैं। तो यहाँ ये पहला चित्र है। फिर हम अगले चित्र की बात करें तो इसमें वन थोड़े कम हो गए और क्या किया, कृषि के लिए इन पेड़ पौधों को जलाकर कृषि योग्य भूमि तैयार की गई। तो वनों की जो मात्रा है वो इसमें धीरे धीरे कम होती गई। और फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे और वन कम होते गए और ये सारी भूमि धीरे धीरे क्या हो गई, बंजर हो गई। इसमें मिट्टी की जो ऊपरी परत थी वो हवा और पानी के माध्यम से बहकर चली गई। अगले बिंदु की हम बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तरी भाग से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप में ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। यहाँ की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं घाघरा, चंबल, सोन, गंडक, कोसी। ये गंगा की सहायक नदियाँ माने जाती हैं। अगला बिंदु है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान जो हैं पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद और सुंदरवन जो डेल्टा है ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं। तो पहले हमने अमेजन बेसिन का अध्ययन किया था, अब हम अध्ययन कर रहे हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं।
यहाँ की जलवायु जो है वो मानसूनी पाई जाती है। अगला बिंदु है जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र जो हैं वो बसने के लिए प्रतिकूल माने जाते हैं। मानव प्रवास जो है उसके लिए मैदानी क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो पर्वतीय ढालों में इंसान बस नहीं पाता है और मैदानी भागों में उसको कृषि योग्य भूमि भी मिल जाती है और वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। तो जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या आपको दिखाई देती है। अगला बिंदु है बिहार व असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन किया जाता है। अब हम चित्र के माध्यम से गंगा बेसिन का अध्ययन करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर जो सुंदर सा चित्र दिखाया गया है ये ब्रह्मपुत्र नदी का चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का अध्ययन इस चित्र के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। ये भारत का मैप है, ये भारत का उत्तरी भाग है, नीचे दक्षिणी है, इधर पूर्वी है और इधर पश्चिमी भाग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें नेपाल इसका पड़ोसी देश है, आगे भूटान है और जो गंगा नदी है वो यहाँ से होकर गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं सोन, गंडक, घाघरा वो भी इसमें आकर मिल जाती हैं और फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। ये 0 डिग्री वाली कर्क रेखा है और ये जो भाग है ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का भाग कहलाता है। फिर नीचे म्यांमार आ जाता है और नीचे बंगाल की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। अगले बिंदु की हम बात करें तो इसमें है इस बेसिन में, किस बेसिन की बात हो रही है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। इस बेसिन में सागवान, साखू और पीपल जैसे पर्णपाती वृक्ष, पर्णपाती होता है जो पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी मतलब ऐसे त्रिकोणे के ऐसे पेड़ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इनकी आकृति इसलिए इस प्रकार होती है क्योंकि ऊपर से जैसे बर्फ़ गिरती है तो वो बर्फ़ इनकी पत्तियों के माध्यम से नीचे गिर जाती है, वो ऊपर नहीं ठहर पाती है। तो ये शंकुधारी पेड़ जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। अगला बिंदु है बेसिन में, कौन से? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की यहाँ बात हो रही है। यहाँ पर हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। एक सींग वाला जो गैंडा है वो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ही पाया जाता है। ये इस मैदान की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा होता है। डेल्टा के क्षेत्र में बंगाल टाइगर व मगरमच्छ हमें देखने को मिलते हैं। अगला बिंदु है यहाँ रोहू, कतला एवं हिल्सा जो मछलियाँ हैं उनकी प्रजातियाँ भी हमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में देखने को मिलती हैं। कृषि में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो चित्र है इसमें धान की रोपाई हो रही है। इस चित्र में आप देख सकते हैं महिलाएं जो हैं वो असम की जो चाय बागान है वहाँ से पत्तियाँ चुन चुन कर इन टोकरों में डालती हैं। अभी हमने बात की थी एक सींग वाला गेंडा, तो यहाँ आप देख सकते हो जो चित्र आपके सामने स्क्रीन पर है ये एक सींग वाले गेंडे का है। ये इसके सर पर एक सींग दिखाई देता है। और जहाँ बात हुई थी डेल्टा क्षेत्र की जहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो इस डेल्टाई भाग में ये मगरमच्छ जो है ये विचरण कर रहे हैं। एक प्रकार की जो वेदिका कृषि है वो किस प्रकार की जाती है? जैसे आप देख सकते हैं यह पठारी भाग है, पहाड़ी भाग है, तो यहाँ पर कृषि करना संभव नहीं है। तो यहाँ के लोग किस प्रकार कृषि करते हैं? ऐसे वो सीढ़ियों में पट्टेदार कृषि वो करते हैं ताकि वो अपनी फसल को बारिश से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वेदिका कृषि से संबंधित चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ कभी भी ऐसे जुताई नहीं होती बल्कि ऐसे पट्टे के रूप में जुताई
होती है। अगला जो बिंदु है वो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के एलवण जल में, एलवण जिसमें लवण की मात्रा नहीं पाई जाती, वहाँ पर डॉल्फिन जो मछलियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इन डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है। सुसु का अर्थ होता है अंधी डॉल्फिन। ये जिस महासागर में रहती हैं तो वहाँ पर क्या संकेत देती हैं कि उस महासागर का जल क्या है, शुद्ध है। तो शुद्ध जल का संकेत ये डॉल्फिन देती हैं। जहाँ पर ये डॉल्फिन पाई जाती हैं वहाँ का जल पूर्णतः शुद्ध होता है। अगला बिंदु है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। अगला बिंदु है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता, ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन या बंदरगाह माना जाता है। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं यही वो सुसु है, अंधी डॉल्फिन है जो शुद्ध जल का संकेत देती है। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं ये गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर का चित्र यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। अगला जो बिंदु है वो है गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। अंतिम बिंदु है इस बेसिन में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात हो रही है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल स्थित है। इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम पर्यटन स्थल है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप आपको दिखाई देंगे। लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन जो है ये यहाँ के प्रसिद्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं वो एक बाघ का है जो असम के मानस अभयवन क्षेत्र में आराम कर रहा है। तो इसी के साथ अपना आज का जो ज्योग्राफी से संबंधित चैप्टर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।